देखो ऐसा है, डिस्क्लेमर ये जनहित में जारी, तो कृपया अपने कानों को चरम सुख पहुंचाने के लिए हेडफोन का प्रयोग करें और वीडियो को प्ले करने से पहले आगे पीछे देख ले। सावधान रहे, सतर्क रहे। बाकी हम तो है ही, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, चचा हमारे विधायक है, सीधा उठवा लेंगे। एक देश बनता है वहाँ के लोगों से, जहाँ लोग एक ही तरह के कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। बट इस बड़े से दुनिया में एक ऐसा कंट्री भी है जहाँ ये नियम कानून लागू नहीं होता है, जहाँ माना जाता है हर एक गांव मोहल्ले में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनका लैंग्वेज अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है, फिर भी यहाँ के लोग साथ रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। तो आओ जानते हैं कि कैसे ये देश बना। कहा जाता है कि हमारा प्यारा भारत समय से भी ज्यादा पुराना है। एक समय था जब लोग इसे सोने की चिड़िया कहते थे, बट ऐसा नहीं था कि हमारे साथ सब अच्छा ही हुआ। हम 500 साल गुलाम रहे, पहले मुगलों के अंदर, फिर अंग्रेजों के अंदर। बट वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद सारी चीजें बदलने वाले थे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें पहले जानना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट हमारे देश पे क्या पड़ा। तो आओ देखते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में हमने डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, बट हमने इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि हम उस समय पे कॉलोनी थे अंग्रेजों के। तो मजबूरन हमें इस जंग में कूदना ही पड़ा, और इसके सजा के तौर पे हमें ये मिलता है कि अंग्रेज टैक्सेस बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए था जंग जीतने के लिए, जिस कारण भारत के अंदर चीजों का दाम डबल हो चुका था 1913 से 18 के समय पे। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ भारत के आम लोगों को, और साथ ही साथ गांव के मासूम नौजवानों को जंग पे भेज दिया जाता था, बिना ये जाने कि वो चाहते थे भी या नहीं इस जंग को लड़ना। लाखों इंडियंस ने बलिदान दिया अपना। इसी बीच पूरे देश भर में फसल खराब हुआ हमारा, जिसके वजह से फूड शॉर्टेजेस पूरे कंट्री में होता है। और 1921 का सेंसस में कहा जाता है 12 से 13 मिलियन लोग मर जाते हैं फेमाइन यानी कि भुखमरी और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के कारण। ये भी एक तरह का बीमारी था, बिल्कुल आज के कोरोना वायरस जैसा ही। और ये सारे चीजें होने के कारण भारत के आम लोग चाहते थे कि हमें अब आजाद होना है, हमें और दबके नहीं रहना है, हमें इस गुलामी वाला जिंदगी से मुक्ति चाहिए। उन्हें जरूरी था एक मसीहा का, एक ऐसा आदमी जो कि उनके प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। अब जैसे अमेरिका को बचाने के लिए कैप्टन अमेरिका है, रवांडा को बचाने के लिए ब्लैक पैंथर है, उसी तरीके से हमारे इंडिया को बचाने के लिए आए गांधी जी। इनके पास पावर था सत्याग्रह का, यानी पावर ऑफ नॉन वायलेंस। एक पतले दुबले और छोटे से इंसान ने अंग्रेजों के नाक पे दम करके रखा हुआ था। गांधी जी ने इंडिया आते ही 3 बड़े बड़े सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया। पहला चंपारण बिहार पे, दूसरा खेदी डिस्ट्रिक्ट गुजरात पे, और आखिरी अहमदाबाद गुजरात पे। तीनों ही सक्सेसफुल थे। अंग्रेजों ने गांधी जी का डिमांड माना, जिसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कुछ बड़ा करना है तेरे को। और इसी बीच एक काला कानून अंग्रेज लेके आए थे, जिसे हम जानते थे रोलेक्ट एक्ट के नाम से, जिसे बनाया था उस समय के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। जैसे आज के समय पार्लियामेंट था, उस समय पे यही था। यहाँ इंडियन लोगों ने इसका विरोध किया, बट उनके बातों को ऐसे इग्नोर किया गया जैसे यार हम अपने टीचर्स के एडवाइस को इग्नोर करते हैं। और इस कानून ने गवर्नमेंट को इतना पावर दिया कि वो जिसे चाहे उसे पकड़ के जेल में डाल सकते थे बिना किसी ट्रायल के। और ये सारी चीजें गांधी जी ने देखा और उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उन्होंने देश भर में इन 1919 को एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया, जहां लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे इस कानून के विरोध पे। अब इससे अंग्रेज डर गए थे, क्योंकि आज से पहले इतना बड़ा प्रोटेस्ट किसी ने नहीं कर पाया था, बट गांधी जी ने किया था। तो उन्हें कुछ ना कुछ करके इस प्रोटेस्ट को खत्म करना था। तो उन्होंने एक अंग्रेज ऑफिसर था जनरल डायर नाम का, उसे कहा कि जाओ और इस मूवमेंट को खत्म करके आओ। अब ये सत्याग्रह मूवमेंट जोरों शोरों से अमृतसर पे चल रहा था। ये सारी चीजें जनरल डायर ने देखते हुए मार्शल लॉ को इम्पोज किया अमृतसर पे, जहां अब अगर कोई भी इंसान सड़क पे घूमता हुआ दिखा गया तो उसे सीधा पेल दिया जाएगा। और इंडियंस को सबक सिखाने के लिए उसने एक ऐसा चीज किया
जिसके बारे में मुझे आज भी बताते हुए गुस्सा आ रहा है भाई, जिसे हम जानते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से। अब यहाँ हुआ क्या था? ये समय था 13 अप्रैल 1919। अमृतसर जलियांवाला बाग। कई मासूम लोग, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी लोग बैसाखी मेला मनाने आए थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल खबर नहीं था कि यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है। कुछ लोग थे जो पीसफुली यहाँ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। इसी बीच जनरल डायर आता है और जितने भी एग्जिट पॉइंट थे इस गार्डन का, उसे बंद कर दिया जाता है और ओपन फायर कर दिया जाता है आम लोगों के ऊपर। हजारों लोग मरते हैं, बच्चे, बूढ़े, सब। कहा यह जाता है कि वहाँ एक कुआं था, लोग अपना जान बचाने के लिए वहां कूदे थे, फिर भी वो अपना जान नहीं बचा पाए। लोगों का खून वहां ऐसे बहा जैसे कि पानी। अब जब इस चीज का खबर देश भर में पहुंचा तो लोगों का दिमाग खराब हो चुका था और पूरे देश भर में वायलेंस शुरू हो चुका था, जो कि गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और गांधी जी ने इस मूवमेंट को वही बंद करवा दिया। अब एग्जाम में अगर पूछ ले कि बताओ, जो सत्याग्रह मूवमेंट रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में चल रहा था, उसे गांधी जी ने क्यों बंद करवा दिया? तो पहला तो जलियांवाला बाग मैसेकर के कारण, दूसरा जो आम लोगों ने इसके कारण इतना वायलेंस किया, और तीसरा इस मूवमेंट में काफी कम लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से इस मूवमेंट को दबाने का मौका आसानी से मिल गया अंग्रेजों को। अब गांधी जी सोच रहे थे कि हमें अब कुछ इससे भी बड़ा करना है, जिसके लिए हमें हिंदू और मुस्लिमों को एक करना पड़ेगा। उस समय इंडिया के मुस्लिम लोगों का एक अलग ही प्रोटेस्ट चल रहा था खिलाफत मूवमेंट के नाम से। अब यहाँ बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 ओटोमन एम्पायर हार चुका था और कहा यह जा रहा था कि अब जो ओटोमन एम्पायर यानी कि जो खलीफा है वहाँ का, इनके ऊपर एक बहुत ही कड़ा ट्रीटी को इम्पोज किया जाएगा, जिसके बाद इनका पावर को खत्म कर दिया जाएगा। अब ऐसा ना हो, इसके लिए इंडिया में बॉम्बे के अंदर एक खिलाफत कमेटी बनाया गया मुस्लिम लोगों के द्वारा और अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन का तैयारी चल रहा था। अब गांधी जी ने ये एक अच्छा मौका देखा जहां हिंदू मुस्लिमों को एक किया जा सकता था, तो उन्होंने अली ब्रदर्स, जो कि खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उनसे बात करते हुए कहा कि देखो, हमारा दुश्मन तो एक है, अंग्रेज, तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़े, क्या कहते हो? वो भी मान गए और जिसके बाद सितंबर 1920 को कलकत्ता सेशन होता है कांग्रेस का और यहाँ ऑफिशियली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, जिसे अब खिलाफत मूवमेंट का भी सपोर्ट मिलेगा और इसीलिए इसे कभी कभी नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी कहते हैं। तुम लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही क्यों चुना? अब इसमें ऐसा क्या खास चीज था? तो देखो, गांधी जी ने एक बहुत ही फेमस किताब लिखा था हिंद स्वराज के नाम से, जिसके अंदर में गांधी जी ने बताया था कि अंग्रेज भारत के अंदर में इसलिए राज कर पा रहा है क्योंकि हम उनका साथ दे रहे हैं। अगर हम उनका साथ देना छोड़ दे तो कुछ सालों के अंदर ही अंग्रेज इस देश को छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा मानना था गांधी जी का। तो इसीलिए उन्होंने जनवरी 1921 को नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया। ये पूरे देश भर में फैला और इंडिया के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से इस मूवमेंट को किया गया। पहले देखते हैं कि ये मूवमेंट टाउन एरियाज में कैसे चल रहा था। तो टाउन एरियाज में ये मूवमेंट को मेनली लीड कर रहे थे मिडिल क्लास लोग, जैसे कि स्टूडेंट, टीचर्स, लॉयर्स। इन सभी लोगों ने जितने भी अंग्रेजों के द्वारा कंट्रोल किए हुए इंस्टीट्यूशन थे उन सबको बॉयकॉट कर दिया। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटिशियंस ने इलेक्शन भी लड़ने से मना कर दिया, एक्सेप्ट मद्रास। और जितने भी फॉरेन गुड्स थे उन्हें भी बॉयकॉट कर दिया गया और दारू के ठेकों को बंद करवा दिया गया और अंग्रेजी सामानों को जला दिया गया। सब कुछ सही चल रहा था, बट ये मूवमेंट ठप पड़ गया 2 कारणों की वजह से। पहला तो लोगों ने विदेशी सामानों को छोड़ के खादी तो अपना लिया था, बट खादी बहुत महंगा था, जिसके कारण लोग लंबे समय तक इसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। और साथ ही साथ अंग्रेजों के इंस्टीट्यूशन को टक्कर देने लायक उस समय पे कोई इंडियन इंस्टीट्यूट तो था नहीं। तो हार मानते हुए जितने भी स्टूडेंट, लॉयर, टीचर्स थे, उन्होंने मजबूरन अंग्रेजों के इंस्टीट्यूशन में ही ज्वाइन कर लिया। अब ये तो मैंने बात किया टाउन एरियाज का। गांव में क्या चल रहा था भाई? तो देखो, गांव में 2 मूवमेंट चल रहा था, एक पीजेंट्स का, एक ट्राइबल पीपल्स का। पहले देख लेते हैं पीजेंट्स का। देखो, पीजेंट्स के मूवमेंट को लीड कर रहा था बाबा रामचंद्र और इस मूवमेंट का मेन एम था कि लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदारी सिस्टम जो है इसे खत्म करना है भाई। और उनका डिमांड था कि जो ये रेवेन्यू है इसे कम कर दिया जाए और वह बेगर सिस्टम चलता था, इसे भी खत्म कर दिया जाए। यानी कि बिना पैसा दिए यार काम करवाया जाता था गरीब पीजेंट से, जो कि नहीं होना चाहिए।
और साथ ही साथ जमीन का बंटवारा बराबर हो, ऐसा चाहते थे वहां के पीजन। और पीजन्स का सबसे बड़ा डिमांड था, वो पूरा बॉयकॉट करते थे कि ये जमींदारी सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। बट इस मोमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम था। सबसे पहला चीज तो यहाँ पीजन्स ने वायलेंस का इस्तेमाल किया, बाजारों को लूटा गया और गांधी जी के नाम पे लोगों का चूतिया काटा गया। उनसे ये कहा गया, देखो अब हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा और जमीन जो है जमींदारों का, उसे हम सब पे बराबर बांट दिया जाएगा। बट ऐसा कुछ सच था नहीं। बात कर लेते हम ट्राइबल पीपल्स लोग के साथ क्या चल रहा था। तो देखो, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने यानी कि अंग्रेज जो थे वो यार ट्राइबल पीपल्स का जो राइट है फॉरेस्ट को लेके, उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब देखो, मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ट्राइबल लोगों के लिए फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बिजनेसमैन के लिए उसका रोजी रोटी होता है उसका दुकान, उसी तरीके से ट्राइबल लोगों के लिए फॉरेस्ट था। बट अंग्रेजों के आने के बाद उनका ट्रेडिशनल राइट खत्म कर दिया गया था। अब इस मूवमेंट को लीड कर रहा था अलूरी सीतारमन राजू, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है साउथ का। इसके ऊपर एक मूवी भी बना हुआ है, अगर तुम लोग फ्री हो तो जाके इसे देख लेना। मैंने अभी तक देखा नहीं है बट अब देख लूंगा मैं, सही में इस वीडियो को खत्म करने के बाद तो जरूर देख लूंगा। तो ये बंदा गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, तो इसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूरा प्रमोट किया, जिसमें यार इसने खादी को प्रमोट किया और दारू को डिस्करेज किया। ऑब्वियस सा बात है, बुरी चीज है भाई, पीना मत तुम लोग। अच्छा, किसी ने अभी तक ट्राई किया है क्या? मुझे बताना कमेंट्स में। मुझे पता है तुम लोगों ने नहीं किया होगा, बकवास सवाल था ये, पता नहीं मैं ऐसा क्यों पूछता हूँ। खैर यार, आगे बढ़ते हैं। बट राजू का गांधी जी से एक चीज को लेके मुठभेद था। गांधी जी विश्वास करते थे नॉन वायलेंस पे, जबकि राजू का मानना था कि आजादी तो यार लड़के ही मिलेगा। और इसी सोच के कारण वो यार अपना जिंदगी से हाथ धो बैठता है 1924 को। बट यार मरने के बाद भी वो फोक हीरो बन जाता है ट्राइबल पीपल्स के लिए। आज भी यार स्पेशली आंध्र प्रदेश में काफी रिस्पेक्टेड पर्सन है वो। अब यार आ जाओ मेरे बर्थ प्लेस असम, जहाँ यार जो टी प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके साथ भयंकर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। उनके लिए इस मूवमेंट और फ्रीडम का सिंपल सा मतलब था कि हम कहीं भी जा आ सके अपने मर्जी से। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बनाया था जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जिसके अंदर जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्हें बिना परमिशन का टी गार्डन से निकलने का अलाउ नहीं था। तो उनका मानना ये था कि देखो अब तो गांधी राज आने वाला है और अब हम आजाद हो जाएंगे और हमें अपने गांव पे अपना जमीन मिलेगा और वहीं पे हम मस्त खेती करके रहेंगे। ये जो गुलामी वाला जिंदगी है इससे हमें मुक्ति मिलेगा। और ये सोच के साथ वो जल्दी अपने घर, बट सैडली वो घर तक नहीं पहुंच पाए। पुलिस वालों ने रास्ते पे ही पकड़ के बहुत ज्यादा कूट दिया उन्हें और वापस लेके आ गए। तो इस तरीके से ये मूवमेंट भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब एक सबसे बड़ा सवाल, जैसे तैसे ये मूवमेंट चल तो रहा था, अचानक से गांधी जी ने 12 फरवरी 1992 को ये पूरा मूवमेंट को बंद कर दिया। अब ऐसा क्यों? अब इसका सबसे बड़ा कारण है चोरी चौरा इंसिडेंट। अब ये क्या था? देखो, चोरी चौरा एक जगह था जहाँ लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट पुलिस आके उन्हें मारना शुरू करता है और गुस्से से आम लोग जाके पूरा पुलिस स्टेशन को जला देता है, जिसके कारण 22 पुलिसमैन मर जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा चीज था भाई। गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वायलेंस कैसे हो गया, तो उन्होंने ये मूवमेंट को वहीं पे बंद करवा दिया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के खत्म होने के बाद गांधी जी यार चले गए थे छुट्टी पे कुछ दिनों के लिए, और इसी बीच यार 2 इवेंट होता है इंडियन पॉलिटिक्स पे। देखते हैं क्या क्या। पहला यार, पूरे दुनिया भर में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है। चीजों का दाम यार बहुत गिर चुका था उस समय पे, क्योंकि यार उस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का भी डिमांड इतना नहीं था, विदेश में भी सामान नहीं जा रहा था, एक्सपोर्ट बहुत कम चुका था, और इन सब से यार सबसे ज्यादा लॉस हो रहा था आम किसान यानी कि पीजेंट्स को। अब ये तो पहला इवेंट था। और दूसरा इवेंट यार एक साइमन कमीशन बनता है। अब ये क्या था? अब एक बंदा था सर जॉन साइमन, ये यार इस कमीशन को लीड कर रहा था। अब देखो, साइमन कमीशन का काम ये था कि उन्हें इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। बट देखो, सबसे घटिया बात यहाँ में ये थी कि देखो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है बट एक इंडियन नहीं है यहाँ पे। तो ये देखते हुए इंडियन पॉलिटिशियन को गुस्सा आ गया। तो इंडियन पॉलिटिशियन ने अंग्रेजों से कहा, देखो फालतू की बात हमारे सामने तो करो मत, ऐसी बकचोदी तुम कहीं और जाके दिखाओ। और एक नारा शुरू कर दिया, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। अब ये दोनों इवेंट खत्म होने के बाद गांधी जी का छुट्टी भी खत्म होता है और गांधी जी वापस लग जाते हैं अपने मोर्चे पे। अब गांधी जी अपना एक नया प्लान लेके आता है। अब यार ये 2 महीने में पैसा डबल वाला प्लान नहीं बे। अब गांधी जी ने शुरू कर दिया साल्ट मार्च। अब ये क्या है? देखो, गांधी जी को ये पता चल चुका था कि हमें पूरा देश को यूनाइट करना है, तो हमें एक
ऐसा चीज ढूंढना पड़ेगा जिससे कि सबको फर्क पड़े, और वो चीज और कुछ नहीं, नमक यानी कि साल्ट था, जो कि यार हर एक इंसान का जरूरत है। अबे यार बिना नमक के खाओगे कैसे, समझ रहे हो मेरी बात। बट यार प्रॉब्लम ये था कि अंग्रेज यार इसके ऊपर भी टैक्स लगा के रखे हुए थे, और यार नमक बनाने का पूरा ठेका इन अंग्रेजों ने ही लेके रखा हुआ था। गांधी जी को यार पसंद नहीं आया ये चीज, तो गांधी जी ने शुरू कर दिया साल्ट मार्च अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। अब ये लंबा मार्च शुरुआत तो होता है साबरमती आश्रम से और खत्म होता है डांडी के कोस्ट पे आके, जो कि लगभग 240 माइल्स का था। अब तुम सोच के देखो, कंटिन्यूअस 24 डेज चल के गए वो, और हर दिन में 10 माइल करके कंप्लीट किया। लाखों लोग इस मूवमेंट में गांधी जी के साथ जुड़े, और ये जो तुम फोटो देख रहे हो ना, ये वो आइकॉनिक फोटो है जिसे पूरी दुनिया ने देखा। एक इंसान डंडा लेके चल पड़ा है एक ऐसे सफर पे, क्या बताऊं मैं भाई। और वो फाइनली 6 अप्रैल को डांडी पे पहुंचता है, और जाके सबसे पहला काम ये करता है कि वो नमक बनाता है, और जो ये अंग्रेज का कानून था इसका धजिया उड़ा देता है। और जैसे ही ये इवेंट होता है, इसी से शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत। अब देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सिंपल सा मतलब है कि अब यार हम ना सिर्फ बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों का जो कानून है इसे मानेंगे ही नहीं। समझ रहे हो, जितने भी आम लोग हैं वो सब डिसाइड कर चुके थे कि जैसे गांधी जी ने नहीं माना अंग्रेजों का नियम, वैसे हम भी नहीं मानेंगे, सीधा बात है। और देखो बात बहुत सिंपल सी है, इंडियन इस चीज के लिए जाने जाते हैं, हम यार कभी कानून को फॉलो ही नहीं करते सही से। गवर्नमेंट कानून के ऊपर कानून बनाते रहते हैं और हम उन्हें तोड़ने का अलग अलग तरीका ढूंढ ही लेते हैं। ओपी जो थे रहे हम यार, क्या ही बताए। अब जैसे तुम इन जनाब को ही देख लो, तो एक सवाल अब उठता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने हमने सिर्फ अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दिया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने अंग्रेजों का कानून को मानना ही छोड़ दिया। ये है डिफरेंस। हमने सिर्फ साथ देना नहीं छोड़ा, हमने मानना भी छोड़ दिया उनका बात। देश के अलग अलग कोनों पे सबसे पहला तो साल्ट लॉ को तोड़ा, फिर वही शुरू होता है पुराना कहानी, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, दारू की दुकानों को बंद करो। और यार पीजेंट्स ने अंग्रेजों को टैक्स देना बंद कर दिया कि अब हम तुम्हें टैक्स भी नहीं देंगे, हम मानते ही नहीं तुम्हें, तुम कौन हो भाई। जितने भी गांव के पंचायत थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। और जो फॉरेस्ट में रहते हुए लोग थे वो भी यार बिंदास फॉरेस्ट के अंदर में चले गए। अंग्रेजों के लॉ था कि भाई फॉरेस्ट के अंदर में नहीं घुस सकते तुम लोग, ऐसा कुछ माना ही नहीं उन्होंने। अब इससे यार वो बैक बेंचर बच्चों का याद मुझे आ रहा है, जिन्हें यार फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या हो रहा है। उनका यार अपना ही बकचोदी चल रहा होता है, टीचर पढ़ा रहे होते आगे और वो यार तब गजब है भाई। बैक बेंचर्स का लाइफ ना औसम है भाई, सही में बता रहा हूँ। मुझे लगता है ना यार जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबके सब बैक बेंचर्स ही है। क्या लगता है, मैं सही हूँ कि नहीं हूँ? मुझे तो लगता है भाई, क्योंकि खुद भी मैं यार बैक बेंचर ही हूँ। अब एक मिनट रुको यार, यहाँ गांधी जी ने फिर गड़बड़ कर दिया। अच्छा वाला मोमेंट तो चल रहा था यार, इसे भी बंद करवा दिया। क्या यार बीवी, ये गांधी जी को क्या हो जाता है? मतलब अच्छा वाला मोमेंट चल रहा होता है फिर वो बंद करवा देते हैं मोमेंट को, ऐसा क्यों यार? अब फिर से क्या हो गया? पहले यार सत्याग्रह मोमेंट चल रहा था रोलेक्ट एक्ट को लेके, वहां भी उन्होंने ऐसा किया। फिर यार नॉन कोऑपरेशन मोमेंट चल रहा था, वहां भी उन्होंने ऐसा किया। अब यार सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट चल रहा था, और यार ये तो अच्छा वाला चल रहा था, लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, इसे क्यों बंद करवा दिया? यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बीवी, तुम ही बता दो। देख भाई शांत हो जा भाई, शांत हो जा तू पहले। ठीक, सांस ले ले थोड़ा, सांस ले ले, लंबा लंबा सांस ले ले 2 बार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब यार शांत से बैठ, मैं बता रहा हूँ क्यों उन्होंने ऐसा किया। देखो अंग्रेज ये सब देख के बहुत डर चुके थे और वो जैसे भी चाहते थे कि इस मूवमेंट को बंद किया जाए, और इसके लिए उन्होंने जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे उन्हें पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। और इसमें से एक सबसे बड़ा नाम आता है अब्दुल गाफिर खान, जो कि बहुत बड़ा फॉलोअर था गांधी जी का। उन्हें जेल में डाल देता है अप्रैल 1930 को, और उसके कुछ ही दिनों बाद गांधी जी को भी जेल में डाल दिया जाता है। और जैसे ही गांधी जी को जेल में डाला जाता है, लोग यार गुस्से से पागल हो जाते हैं। और अब यार अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन आम लोग थे। मतलब कैसे तुमने गांधी जी को जेल में डाला? इतना वायलेंस होता है, इतना वायलेंस होता है कि एक समय तो ऐसा था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब इस चीज का गुस्सा अंग्रेजों ने, जो पीसफुल सत्याग्रहीस थे, मतलब जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, जैसे कि वुमेन्स, चाइल्ड, इन्हें बुरी तरीके से मारा और
जेल में डाल दिया। अब देखो ये सब चीज देखे गांधी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और गांधी जी ने फाइनली इस मोमेंट को भी बंद कर दिया। देखो एक बड़ा इंसान जब कोई डिसीजन लेता है तो कोई सोच समझ के ही लेता होगा, तो उसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उनके डिसीजन पे सवाल उठाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो मोमेंट चला इनमें किन किन लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। तो पहले बात करते हैं रिच पीजेंट्स के बारे में। तो देखो रिच पीजेंट्स ने भरपूर साथ दिया गांधी जी का। उनके लिए स्वराज का मतलब इतना था कि जो इतना हाई रेवेन्यू से चार्ज किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा ना हो। और जो हमारे पुअर पीजेंट्स थे उनके लिए इस मोमेंट का मतलब था कि हमें रेंट पे ना करना पड़े। अब तुम सोच रहे हो कि रेंट किसे देते थे वो? तो देते थे वो रिच पीजेंट्स यानी कि जमींदार्स को। फिर वो जमींदार अंग्रेज को दे देते थे वो पैसा, बट उन्हें देना ही नहीं था पैसा। बट कांग्रेस इस चीज का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कांग्रेस सपोर्ट कर रहे थे जमींदार रिच पीजेंट्स का, तो कैसे पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट कर सकते थे? क्योंकि पुअर पीजेंट्स तो जमींदार और रिच पीजेंट्स के खिलाफ थे ना, तो कांग्रेस ने पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट इतना नहीं किया। फिर बात करते हैं बिजनेस क्लास का। तो देखो बिजनेस क्लास के लिए स्वराज का मतलब था वो आजादी के साथ अपना बिजनेस पूरे कंट्री में कर पाए, क्योंकि लंबे समय से उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। वो चाहते थे कि जो बाहर के जो गुड्स है इंडिया में आके उनका मार्केट खराब ना कर दे। तो अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का, तो उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट ज्यादा नहीं किया सिवाय नागपुर रीजन के, क्योंकि यार कांग्रेस मेनली सपोर्ट करता था इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को और ये वर्किंग क्लास इससे खुश नहीं था। तो जितने लोगों ने भी सपोर्ट किया उनका मेन ये था कि हमें जो इतना कम वेज मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए और हमारा वर्किंग कंडीशन भी इम्प्रूव होना चाहिए। अब हमने बात कर लिया किन किन तरह के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उनका क्या क्या डिमांड था। अब हम बात कर लेते हैं कि ये मूवमेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, इसका क्या क्या लिमिटेशंस था। तो देखो इस मूवमेंट में दलित लोगों का पार्टिसिपेशन ना के बराबर था, क्योंकि कांग्रेस यार दलित लोगों को इग्नोर कर रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि जो बड़े बड़े हिंदू कम्युनिटीज थे वो दलित को पसंद नहीं करते थे। और दूसरा कांग्रेस हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप के साथ काफी क्लोज थे, जैसे कि हिंदू महासभा। अब इससे यार जितने भी मुस्लिम लोग थे ना वो खुश नहीं थे और उन्होंने सीधा पार्टिसिपेट ही नहीं किया इसमें, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस तो यार हिंदुओं के लिए काम कर रहा है, हमें तो पूछ ही नहीं रहा है। उसके बाद देखो गांधी जी ने ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक बार के लिए बंद कर दिया था, बट फिर 1932 में फिर इसे स्टार्ट किया। बट इस बार रिच पीजेंट्स ने इस पे पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि यार अगला बार उन्होंने इतना एक्सपेक्टेशन रखा था गांधी जी ने और अचानक से उन्होंने मूवमेंट बंद कर दिया, तो इससे वो नाराज थे। और एक चीज, गांधी जी यार इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को काफी सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम लोगों को बताया थोड़ा पहले कि वर्किंग क्लास जो कि लेबर क्लास के लोग थे ना, इंडस्ट्रीज में जो काम करते थे, वो लोग यार इससे बहुत नाराज थे और उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो तुम देख रहे हो एक कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के कारण दूसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली बात यह है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं था, जिसके कारण ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब बात करते हैं पूना पैक्ट 1932 के बारे में, या फिर तुम कह सकते हो इससे कि दलित्स का कितना पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब यार ये दोनों ही टॉपिक को मैंने कंबाइन करके यहाँ नोट्स बना दिया है, जिससे कि तुम्हें परेशानी नहीं होगी। अगर इन दोनों में से कोई आ जाए तो इन 5 पॉइंट को लिख देना, मार्क तुम्हें बराबर मिलने वाला है। तो देखो तुम्हें पता था कांग्रेस यार इग्नोर करता था दलित लोगों को, बट गांधी जी यार दलित लोगों को बहुत पसंद करते थे, वो तो उन्हें हरिजन कहते थे, मतलब यार भगवान के बच्चे। बट यार फिर भी दलित लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट इतना नहीं किया। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे दलित लोगों को, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जो कि बना था 1930 को, और इनका डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट का। अब देखो गांधी जी का मानना यह था कि अगर दलित लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए ना, तो इससे यार हमारा देश का जो यूनिटी है ये खत्म हो जाएगा। और उन्होंने अनशन पे बैठ गया कि अब मुझे खाना वाना कुछ नहीं खाना है, मैं यार भूखा रहूंगा जब तक नहीं मर जाता। अगर दोबारा BR अम्बेडकर ने इस बात को दोहराया, तो फाइनली यार दोनों मान गए और एक कॉम्प्रोमाइज होते हुए ये कहा गया गांधी जी के द्वारा कि चलो हम तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं देंगे बट रिजर्व सीट देंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या देखो, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट देते तो वहां सिर्फ दलित लोग ही वोट कर सकते थे, बट रिजर्व सीट्स में ना क्या होता है, वहां सब लोग वोट दे सकते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व है दलित लोगों के लिए। समझ रहे हो? देखो
बहुत हमने मेहनत किया और फाइनली हम इस चैप्टर का अंत पे आ चुके हैं, जो कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के बारे में है कि जो आपस में एक भाईचारा का जो फीलिंग है ना वो कैसे जगता है। देखो मूवमेंट किया हमने इतने बड़े बड़े, जिससे ऑब्वियस सा बात है हम लोगों के बीच एक यूनिटी तो आया, बट इसके अलावा कल्चर का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे देश की यूनिटी पे। और इसमें सबसे पहला है अपने देश को हमने इमेजिन करने के लिए भारत माता का इमेज बनाया, जो कि दिया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और साथ ही साथ हमने नेशनलिज्म के भावनाओं को जगाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर और नतीशा शास्त्री के फोकलोड्स यानी कि जो पुराने कहानी, संगीत, पोएम्स, इनका भी काफी इस्तेमाल किया। और साथ ही साथ हमने हमारा फ्लैग बनाया। ऑब्वियस सा बात है, एक कंट्री बन रहा है तो उसका फ्लैग भी तो होना जरूरी है। जैसे यार देखो हमें काफी प्राउड फील होता है अपने फ्लैग को देखते हुए। और यार ये चीज हमारे साथ नहीं है, सिर्फ हर कंट्री के लोगों को उनका फ्लैग देख के प्राउड फील होता है। और साथ ही साथ नेशनलिज्म का जो फीलिंग है इससे बढ़ाने के लिए हमने अपना एंशिएंट हिस्ट्री का भी काफी इस्तेमाल किया। क्योंकि यार देखो अंग्रेज हमारे अंदर में ऐसा सोच डाल के गए थे, देखो तुम लोग तो यार गुलाम थे, तुम लोगों का जिंदगी यार झंड था, बट ऐसा कुछ था नहीं। हमारा डीप एंशिएंट हिस्ट्री है। कभी यार समय मिले तो मैं भी तुम्हें डिटेल में बताऊंगा उनके ऊपर। हमारा एंसेस्ट्री ना महान लोगों से भरा हुआ है, जो कि इस एनसीईआरटी के किताब में भी नहीं दिया हुआ है। इसके लिए तुम्हें खुद मेहनत करना पड़ेगा और खुद रिसर्च करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है तुम लोग कर लोगे अगर दिल से चाहते हो तो। अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इससे तुम जान पाओगे कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम कौन हो भाई। तुम अपना ट्रू आइडेंटिटी को समझ पाओगे, जैसे यार मैंने भी समझा अपना। और यार आखिर में गाइस, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया और तुम लोग चाहते हो कि इस तरह के वीडियो मैं और भी बनाऊं, तो यार भाई को सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करो, ताकि यार भाई को मिले बहुत ज्यादा मोटिवेशन, क्योंकि इस समय मुझे मोटिवेशन का बहुत जरूरी है। तो बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।